यहाँ से कर दो। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं आनंद एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एमएस कोचिंग संस्थान में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग कैसी है और मेरी वीडियो क्वालिटी क्लियरिटी कैसी है, और अगर आप मेरी लाइव क्लास से जुड़ रहे हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करके मेरे कमेंट सेक्शन में बताने का कष्ट करें कि मेरा वीडियो और आवाज़ कैसी है। अगर नहीं है तो मैं दोबारा से इसको और थोड़ा सा सही करता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूँ नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति के महत्वपूर्ण सवालों को और जानेंगे इसके कुछ विशेष फार्मूले। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको फार्मूलों की पीडीएफ आपके सामने स्क्रीन पर, तो आइए समझते हैं कि इसके कौन कौन से प्रकार और क्या चीज़ें होती हैं। मैं दोस्तों एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि अगर आपका बेस मजबूत है तो आप हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। चलिए दोस्तों, टाइम न लेते हुए देर न करते हुए समय से स्टडी करते हैं। हाँ, सबसे पहले संख्या पद्धति के अंतर्गत हम क्या करते हैं। तो दोस्तों, संख्या पद्धति के अंतर्गत हम लोग संख्या और उनके गुणन का अध्ययन करते हैं, मतलब संख्याओं और उसके गुण। ठीक है, तो ये सभी संख्या और उसके गुणन का अध्ययन करना हमारा संख्या पद्धति कहलाता है। ठीक है ना, कि हमारी जो काउंटेबल संख्याएं होती हैं, गिनती होते हैं, उनके बारे में चर्चा करना, उनके गुणन, उनके भाग, किस प्रकार की संख्याएं कितने भाग से कैसे आई, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं, आगे समझते हैं संख्याओं के हमारे प्रकार कितने होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम संख्याओं के प्रकार में पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? तो वो सभी संख्याएं जिनसे हम गिनती की क्रिया को कंप्लीट करते हैं, या वे सभी संख्याएं जिनको हम गिन सकते हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इन्हें हम एन से प्रदर्शित करते हैं। ये देखिए, आप समझ सकते हैं, ये नेचुरल नंबर्स है। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से अनंत तक जितनी भी संख्याएं हम गिन सकते हैं वो सभी हमारी नेचुरल संख्याएं होती हैं। ये आप समझ लीजिए। ठीक है, आगे हम समझते हैं कि इसके बाद क्या होता है। इसके बाद होता है पूर्ण संख्याएं। देखिए, नेचुरल संख्याओं में क्या था कि आपने देखा कि इस समुच्चय में 0 की कमी थी। तो पूर्ण संख्या को हम अंग्रेजी में होल नंबर्स कहते हैं। और अगर हम नेचुरल संख्याओं के समुच्चय में 0 को सम्मिलित कर दें तो, या प्राकृतिक संख्याओं के समूह में अगर हम 0 को भी सम्मिलित कर देते हैं तो वो हमारी पूर्ण संख्या कहलाती हैं, क्योंकि तभी हमारी संख्या पूर्ण होती है। क्यों? जैसे मान लीजिए, तुमको एक उदाहरण के तौर पर हम समझाना चाहते हैं कि जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ पर नेचुरल नंबर में गिनती लिख दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख दिया। अब नेचुरल नंबर में 0 तो है नहीं, और 10 कहाँ से आ गया कहोगे, तो स्टार्टिंग में तो 0 आया नहीं। तो बस इसी 0 की कमी की वजह से इसमें हो गई। तो इसी कमी में अगर हम 0 को भी स्टार्टिंग से सम्मिलित कर ले तो वो हमारी पूर्ण संख्या, अब ये हमारी कंप्लीट संख्या है, होल नंबर्स बन गई। इसे हम W से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप इस नोट को लिखना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्याएं धनात्मक पॉजिटिव और परिमेय संख्याएं वास्तविक होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। बिल्कुल सही है, क्योंकि भाई इसमें क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय भी तो पूर्ण संख्याओं में सम्मिलित हो जाता है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगले सेशन की ओर, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारे पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। तो अभी पूर्ण संख्याओं में भी कुछ कमी थी। अभी हम समझे कि पूर्ण संख्याओं में भी कुछ कमी थी। पूर्ण संख्याओं में क्या कमी थी? देखो, अभी आपने 0 तो लिया, 0 के बाद आपने क्या लिया? धनात्मक लिया था। ठीक, 1 2 3 4 करके, तो धनात्मक तो आपकी प्राकृतिक हो गई, इसको ले लिया तो ये पूर्ण हो गया। लेकिन अभी ऋणात्मक संख्याएं भी कमी थी, तो हम यहाँ पर -1, -2, -3 ये सभी संख्याएं ले लें तो अब हमारी पूर्णांक संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यदि पूर्ण संख्याओं में हम ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित कर ले तो वो सभी हमारी पूर्णांक संख्याएं होती हैं। ठीक है, पूर्णांक संख्याएं की अगर बात करें तो 2 प्रकार की, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक होती हैं, जिसमें से धन संख्याएं और ऋण संख्याएं। 0 ना तो एक धनात्मक पूर्णांक है और ना ही एक ऋणात्मक पूर्णांक, ये बात आप हमेशा ध्यान रख लीजिएगा। क्लियर है दोस्तों? आवाज़ क्लियर है? तो अगर आप मुझे समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, आपका समय नहीं लेंगे इधर उधर की बातों में। आपको जो मेन टॉपिक है बस उसी पर चर्चा करेंगे और उसी चीज़ों को हम समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे होती हैं सम संख्याएं। तो सम संख्याएं तो हमारा छोटा बच्चा भी जानता है। ये सभी वो संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं, 2 से जो संख्याएं कट जाएं, कौन सी होती हैं? सम। 2 4 6 8 10 बताने की आवश्यकता ही नहीं है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगले पॉइंट की ओर। विषम संख्याएं क्या होती हैं? वो विषम संख्याएं क्या होती है सभी को पता है। जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं सभी विषम संख्याएं होती हैं। जैसे 1 3 5, इसको हम अंग्रेजी में ऑड नंबर कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे से आप लोग समझ रहे हो, वेरी गुड, बहुत अच्छे हो। ठीक, आगे समझते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं कहते हैं कि ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो एक या अपने को छोड़कर अन्य संख्या से विभाजित हो जाती हैं, भाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं सिंपल होते हैं, इनको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। मतलब वो सभी संख्याएं जिनमें से भाग चला जाए। अब देखो, 2 भाज्य संख्या है नहीं है, क्यों? क्योंकि 2 में तो सिर्फ 1 और 2 से जाएगा।
ठीक है, बाकी तो नहीं जाएगा ना। तो जिनमें से और अदर संख्याओं से भाग चला जाता है, वो 3 से भाग नहीं चला जाता, 4 से 4 है, 5 नहीं है, 6 है, समझ रहे हो ना, जिनमें से भाग चला जाए किसी अन्य संख्या से, तो वो सभी भाज्य संख्या होती हैं। क्लियर दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट हमारा है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या है, सभी को पता है कि अभाज्य संख्या क्या है, सभी को पता है कि ऐसी संख्या जो केवल एक और अपने से कटे, केवल एक और अपनी संख्या से कटे, ठीक है, वो अभाज्य संख्या। मतलब मान के चलिए अगर हमारे पास 2 है तो 2 1 से कट जाएगा, क्योंकि एक के पहाड़े में 2 आता है। एक से तो हर संख्या कटती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और 2 से ही कटता है, 2 और किसी संख्या से नहीं कटता है। 3 है तो 3 1 से कट जाएगा और 3 से कट जाएगा। तो केवल अपने से और 1 से कटे वो सभी अभाज्य संख्या होते हैं, जिनको हम अंग्रेजी में प्राइम नंबर कहते हैं। क्लियर है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर्स। तो परिमेय संख्या क्या होती हैं, वे सभी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, वे सभी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q, जहाँ P और Q कोई भी पूर्णांक हो सकता है, धनात्मक पूर्णांक भी हो सकता है और ऋणात्मक पूर्णांक भी हो सकता है, परंतु यहाँ एक शर्त होना चाहिए, Q ≠ 0, बटे में इसको 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, लिखा हुआ है। तो ये यहाँ पर कौन सी होंगी, परिमेय संख्या है, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। अपरिमेय संख्या, वे सभी संख्याएं जिन्हें हम परिमेय संख्याओं को छोड़कर जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सभी क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। परिमेय संख्याओं को छोड़ करके जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सभी अपरिमेय संख्याएं, अर्थात जितने रूट के अंदर तो जितने एक पूर्णांक नहीं होती हैं, जैसे रूट के अंदर जितनी भी संख्याएं लिखी हुई हैं, ये देखिए ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वास्तविक रियल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। रियल नंबर्स के बारे में समझते हैं। तो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को हम लोग रियल नंबर कहते हैं। अगर उसमें परिमेय संख्याएं भी आ जाएं और अपरिमेय संख्याएं भी आ जाएं, देखो ये सभी, ये आपकी एक मिनट पेन उठा दें जल्दी से हम, ये देखिए ये आपकी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, तो सभी हैं आपको ये रियल नंबर्स हो गए। क्लियर है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास अत्यंत क्या लिखा है, अत्रिभाज्य संख्या है, प्राइम टेबल नंबर्स, वे 3 प्रकार, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आरोही क्रम सबको पड़ता है, नीचे से मतलब आरोही क्रम, आरोह मतलब होता है चढ़ना, मतलब नीचे से बड़े को, ध्यान दें, आरोह मतलब होता है चढ़ना, मतलब ये ध्यान दीजिए, नीचे से ऊपर की ओर, आगे कुछ समझने लायक नहीं है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अवरोही मतलब होता है उतरना, अवरोही मतलब होता है उतरना, अवरोही मतलब होता है उतरना, उतरना मतलब बड़े से नीचे की ओर, कोई बताने की आवश्यकता नहीं। चलिए आगे समझते हैं। हाँ, ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं, ठीक है, इनको भी आप रिविजन कर लीजिएगा। पहला पॉइंट है एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, ठीक है। एक को हम ना तो भाज्य कहेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान लीजिए, इसको टिक लगा लीजिए कि एक ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है, ना तो भाज्य है ना ही को प्राइम नंबर्स है और ना ही प्राइम नंबर्स है, ठीक है, ओके। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, अगर सबसे छोटी पूछा जाएगा तो आप 2 बताओगे, ठीक है। 2 एक ऐसी मात्र संख्या है, सम संख्या जो रूट संख्या भी नहीं है, क्लियर है। आगे ध्यान देते हैं, 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है, सही है। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या, क्यों, क्योंकि 4 में 2 से भाग चला जाता है, बिल्कुल। 9 सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सही है, ठीक, क्योंकि विषम संख्या से सबसे छोटी इसी में भाग जाएगा। जैसे 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, 25 होती हैं, कुल अभाज्य संख्या कितनी है, 25। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आप ध्यान दीजिए। 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी है, 1 से 50 तक 15, और उधर टोटल 100 तक की बात करें तो 25 संख्या। क्लियर दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट है। आगे समझते हैं, 1 से 25 तक कुल भाज्य संख्या कितनी है, 9 है। 25 से 50 तक कुल अभाज्य संख्या 6 है। 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या 10 हैं। ये आप चाहिए तो आप गिन सकते हैं या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं भाजकता के नियम में। तो भाजकता के नियम आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि बड़े बड़े सवालों में ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, ठीक है। तो आइए चलते हैं भाजकता के नियम को समझते हैं, ठीक है। तो भाजकता का नियम क्या होता है, सबसे पहले 2 से भाज्य का विभाग सिंपल तरीके से आप लोग पढ़ चुके हो, सिर्फ मैं रिविजन करवा रहा हूँ यहाँ पर। 2 से ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 2 से कट जाए, ठीक है, सम हो, ऐसे भी कर सकते हो, 2 से भाज्य हो जाए। 3 से क्या होता है, 3 से होता है कि जिस संख्या का अगर योगफल पूरा 3 से विभाज्य हो जाता है, ठीक है, जैसे कोई बड़ी सी इतनी बड़ी संख्या लिखी हुई, इसको जोड़ लो और इसका अगर योगफल 3 से कट जाएगा तो 3 से विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 4 से भाजकता का नियम। 4 से क्या होता है, यदि किसी संख्या का इकाई और दहाई अंक, अगर इकाई और दहाई अंक, ठीक है, इकाई और दहाई अंक, आपका इकाई और दहाई अंक ये 4 से कट जाएगा तो समझ लो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। 5 से भाजकता का नियम क्या होता है कि उसका इकाई अंक 0 या 5 से कट जाए,
क्लियर है? सब पढ़े हो सर, रिवीजन कर लीजिए। फार्मूले की PDF है, आप लोग कहोगे कमेंट सेक्शन में तो मैं इसे ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। 6 से विभाजितता नियम का होता है कि 6 से विभाजितता का नियम होता है जो 2 या 3 से पूरी तरह से विभाजित हो। अगर कोई संख्या 2 से, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई संख्या 2 और 3 से पूरी तरह से कटेगी तो वो 6 से भी कट जाएगी, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। 7 से, ध्यान दीजिए, 7 से का नियम क्या होता है? 7 से भाज्यता का नियम होता है कि यदि दी गई संख्या के इकाई अंक को दोगुना करके शेष संख्या में घटाते हैं तो 7 से कट जाएगा तो वह 7 से विभाज्य होगी। देखो एग्जांपल में दिया हुआ है जिसमें 16,807 लिखा है, तो 7 का दूना कितना हो जाएगा? 14। 14 में 2 से गुणा करके घटाओ, इतना आया, फिर इसको 2 से, इसका फिर इकाई अंक 2 से घटाओ, इस तरह से ये 7 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। 8 से अगर 2 से 4 से कट रही है तो 8 से कट जाएगी, ठीक है। चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। 9 से भाज्यता के नियम, जिस संख्या के इकाई इस अंकों के योग में 9 से पूरा भाग चला जाए। जैसे अभी 3 से आपने पढ़ा, वैसे 9 से भी ध्यान दीजिए, ठीक है। 3 और 9 का सेम है कि उसके भी अंकों के योग से आपका भाग चला जाएगा तो आपको 3 से कट जाएगी, और अंक के योग से 9 से भाग चला जाएगा तो संख्या 9 से भी कट जाएगी। क्लियर है दोस्तों? चलो आगे बढ़ते हैं। 11 से क्या होता है कि यदि सम स्थानों के और विषम स्थानों के अंकों का अंतर 0 या 11 हो जाएगा तो वो संख्या 11 से आपकी कट जाएगी। चलिए, ये महत्वपूर्ण है कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पर समझना है। अब क्या भाजक होता है, क्या भागफल होता है, क्या शेषफल होता है, मैं यहाँ पर आपको करके दिखा देता हूँ या करके बता देता हूँ दोस्तों। इसके बाद चलते हैं सवालों की ओर, ठीक है। हाँ, जैसे मान लीजिए हमने 2 को भाग दिया 5 से, तो 2 दूनी 4 हो गया, यहाँ पर 4 बचा, यहाँ से बचा 1, तो ये हो गया हमारा शेषफल। ये चीज़ समझ लो, ये हो गया शेषफल, ये हो गया हमारा भाज्य, ठीक है ना। ये हमारा हो गया भाज्य और इसको हम कहते हैं भागफल, ठीक है। और इसको हम कहते हैं भाजक, ठीक, इसको हम कहते हैं भाजक, ठीक। अब यहाँ पर भाज्य कितना है? 5 बराबर, यह भाजक कितना है आपका? 2 इंटू भागफल कितना है? 2 + 1, 2 दूनी 4 1 5। ये क्लियर है? ये भी पॉइंट आप यहाँ पर समझ लीजिए, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट मेन आने वाला है। ये सिर्फ मैं क्लास रिवीजन के पर्पज से बना रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया है, हमें लगता है अब तो कुछ बचा नहीं है। अच्छा, ये तो उसी से निकालेंगे वास्तविकता मान। चलो, ये प्लेस वैल्यू हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अब हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। चलिए दोस्तों, जैसा नंबर सिस्टम में मैं आपके सामने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन लेकर के आया हूँ कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या का योग कितना होगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या का योग कितना होगा। ध्यान दीजिए, कितने जो अभी मैंने आपको पढ़ाया है सेम प्रोसेस पर ये क्वेश्चन आधारित है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या दोस्तों मैंने अभी आपको पढ़ाया है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? 0, ठीक है। अभाज्य संख्या सबसे छोटी कौन सी होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। एक को मैंने बताया ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है। और भाज्य संख्या कितनी होती है? भाज्य संख्या आपको बताया सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, जो भाज्य चला जाए। इनका योग कितना होगा? 4 2 6, हासिल कितना है? 6। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। किसी को दिक्कत? अगर आपने अभी मेरी थ्योरी का वीडियो देखा है तो अभी आप देख लीजिए पीछे और आपको ये सवाल बिल्कुल इजी सा लगेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन लिखा है, थोड़ा सा स्क्रीन में बड़ा करना चाहूँगा, ठीक है। ये बात और थोड़ा सा बड़ा कर दूँ, ठीक है। चलो इतना बड़ा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है? कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है? ऑप्शन ए 31, ऑप्शन बी 61, ऑप्शन सी 71, ऑप्शन डी है 91, ठीक है। देखो 31 अभाज्य संख्या है, 31 अभाज्य संख्या नहीं है पूछा है, ठीक है। 31 अभाज्य संख्या है, 31 में किसी से भाग नहीं जाता, 31 सिर्फ 1 से कटेगा और अपना 31 से कटेगा, ठीक। इसी प्रकार से 71 किसी के पहाड़े में नहीं आता। अगर आपको पहाड़ा याद है तो आप सिंपल तरीका यूज कर सकते हैं। 71 भी 1 से कटेगा और 71 से कटेगा। ऑप्शन बी 61 भी अपने 1 से कटेगा या 61 से कटेगा। लेकिन जो 91 लिखा हुआ है, 91 जो लिखा हुआ है, ये चीज़ 1 मिनट, 91 जो लिखा हुआ, 90 लिख दिया मैंने यहाँ पे,
थोड़ा सा इरेजर उठा के इसको हम साफ करेंगे, जैसे हो गया साफ, ठीक है। हाँ, यहाँ पर जो 91 लिखा हुआ है, यहाँ जो 91 लिखा हुआ है, ये देखिए किससे कटेगा, 1 से कटेगा, ठीक। इसके बाद ये कितना किससे कटेगा, ये आपका 91 खुद से कट जाएगा, फिर 13 से भी कट जाएगा, ठीक है। 13 7 91, ठीक है। 7 से भी कट जाएगा, 7 कहाँ, 7 से भी कट जाएगा। लो भैया, 7 से कटा, 13 से कटा, 9 से कटा, 1 से, और इसके कितने सारे गुणनखंड हो गए। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देखो और टिक करो, देखो और टिक करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे हो आप लोग। कैसे लग रहा है ये क्लास, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा सभी, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को पढ़ाने के लिए। अगर ऐसा ही प्यार और सपोर्ट आप लोगों का मिलता रहा तो क्लास निरंतर चलती रहेगी, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या नहीं है। वाह, कितना अच्छा सवाल। निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बताना है कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। देखो फिर वही चीज़ पूछ लिया है। ऑप्शन है 101। देखो 1 मिनट, पेन उठा लो जल्दी से। 101 1 से कटेगी और किससे कटेगी, 101 से कटेगी और इसके बाद सीधा 101 से कटेगी। तो ये तो भैया अभाज्य संख्या है। 103 भी वही है। अच्छा 141 ये कट जाती है, कैसे। देखो 1 से कटेगी, 141 से कटेगी और इसके बाद इसको जोड़ लो अंकों का योग, 4 1 5 1 6, 6 है तो 3 से भी कट जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ से तो 3 से भी कट जाएगी। तो 141 इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर 141 अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 56431 56,331 में 6 के स्थानीय मान का 6 का स्थानीय मान तथा 4 के स्थानीय मान का अंतर क्या है। 6 के स्थानीय मान और 4 का अंकित मान। वाह बहुत बढ़िया। देखो अंकित मान की वैल्यू वही होती है। यहाँ पर 4-5 प्रकार की वैल्यू होती हैं। जो अंकित मान होता है, जाति मान होता है, वास्तविक मान होता है, या रियल वैल्यू कह सकते हैं इसको। तो वो सभी का मान सेम होता है। जैसे मैं एक बार यहाँ पर उदाहरण बता दूँ। जैसे लिखा है, 1 मिनट यहाँ से पेन उठा लो, ठीक है। जैसे लिखा है 56431, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम कहें 4 का अगर हम बात करें कि रियल वैल्यू, ठीक है, स्थानीय मान, वास्तविक मान, जातीय मान, तो सभी का मान ये 4 ही रहेगा, ठीक है। इसका मान कभी चेंज नहीं होता है। लेकिन स्थानीय मान को आपको सबको पता है यहाँ पर चेंज हो जाता है, ठीक है। चलो यहाँ पर मैं इसको कैप करता हूँ और ये क्लास को लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब कह रहे हैं 6 का स्थानीय मान। तो भैया 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, जितना लिखा उसके आगे उतने जीरो, 1 2 3 जीरो, 1 जीरो मैंने एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है, ठीक। चलो हटाओ भैया 1 जीरो फटाक से, ये हट गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है हमको, 56,431 में 6 का स्थानीय मान हो गया हमारा 6,000। 4 के अंकित मान, अच्छा 4 का अंकित मान कितना है, 4 का अंकित मान 4 है, ठीक है। 4 का अंकित मान कितना है, 4 है। 4 का अंकित मान बेटा कितना है, 4 है। बस करा दो अंतर, तो कितना बचेगा, 10 में 4 गए, कितना बचे, 10 में 4 गए 6 बचा, यहाँ पर 9 बचा, यहाँ पर 9 बचा, यहाँ पर 6 बचा। ऐसा कोई, सॉरी यहाँ पर 5 बचेगा ना, 5 बचेगा ना। 5,999 कहाँ, ऑप्शन है, ऑप्शन ये इज द करेक्ट आंसर। किसी को दिक्कत, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। एक और कमेंट करा, एक बार फिर से बता दीजिए सर, वेरी गुड। चलिए 56,431 बेटा स्थानीय मान पूछा है 6 का, तो मैंने 6 के नीचे 6 लिख दिया और बाकी आगे 3 लिखे हुए हैं, तो मैंने इसके 3 आगे जीरो निकाल दिया। अपने स्थानीय मान का 3 4 5 में पढ़ा हुआ है, ठीक है। कि उस जिस संख्या का पूछे उसके आगे उतने ही जीरो लिख दो जितने अंक उसके आगे लिखे हुए हों। अब 4 का अंकित मान पूछा तो 4 का अंकित मान 4 हो जाएगा, ठीक है। तो जब 4 का अंकित मान 4 हो जाएगा तो 4 का अंतर पूछा, अंतर मतलब घटाना, घटा दीजिएगा। 6,000 में 4,000 चला गया तो 5,996 बचा, तो 5,996 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन, नो प्रॉब्लम टू समवन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फालतू समय वेस्ट नहीं, सिर्फ और सिर्फ जितना समय आपका क्वेश्चंस में है उतना ही समय हम आपका लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लिखा है, संख्या 12,568 में 5 के अंकित मान और वास्तविक मान का योग क्या होगा। देखिए वेरी गुड, कितना क्वेश्चन अच्छा सा क्वेश्चन आया है कि 12,568 लिखा हुआ है। 12,568 कुछ भर्तियाँ भी हुई थी हमें लगता है, याद आ गई इस नंबर को देख करके। तो 5 का अंकित मान भैया 5, उसके बाद क्या करा, 5 का वास्तविक मान कितना, 5 का अंकित मान और वास्तविक मान, और 5 का अंकित मान भी 5 होगा और वास्तविक मान भी 5 होगा। मैंने अभी बताया ये सभी प्लेस वैल्यू से, मतलब ऑप्शन नंबर 10 इज द करेक्ट आंसर। आंसर 10 है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसको हम टिक करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। देखो लिखा है संख्याएं 6,251, 6,521 और 5,621 में 5 स्थानीय मानों का योगफल क्या हुआ है। चलो ठीक है, देखते हैं बेटा फटाक से। कोई क्वेश्चंस
में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता के पूछ सकते हो, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लिखा है 6551, दूसरा है 6521, तीसरा है 5621, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा 5 का स्थानीय मान, तो बेटा इसका 5 का स्थानीय मान हो गया 50, इसका हो गया, और प्लस इसका 5 का स्थानीय मान हो गया 500, ठीक है। और इसका स्थानीय मान हो गया 5000 हो जाएगा, 5550, 5,000 इसका आंसर है कोई 5055। हाँ बिल्कुल, सी आंसर इज द करेक्ट। किसी को कोई दिक्कत नहीं, स्थानीय मान का सवाल है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ये तो सब लोग यार लगा लोगे, बहुत ही इजी से क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं। क्या कह रहा है कि 5 का स्थानीय मान और 6 का स्थानीय मान इंटू 7 रिक्त है, तो इसको बताइए। चलिए दोस्तों, इसको कुछ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं पटाख से। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि 15,201 में 5 का स्थानीय मान। सीधा सा क्वेश्चन को हल करते हैं। 5 का स्थानीय मान कितना होता है, 5 लिखे हैं, आगे कितने अंक हैं, 3 जीरो, 3 जीरो लगा दिया, प्लस लगा दिया। अब कह रहे हैं मैं 6 का स्थानीय मान, तो 6 का स्थानीय मान 600 हो जाएगा, प्लस 600 हो गया, ठीक है। ये हमारा कितना हो गया, 5600 हो जाएगा, ठीक। ये हमारा कितना हो जाएगा, 5600 हो गया। यार पेन नहीं चल रहा है क्या, 5600 हो गया, बराबर 7 इंटू क्या कह रहा है, रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान में 1 मान लीजिए, 7 के साथ 7 बटी 56, कितना बच्चा 800। 800 आंसर है, सी द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। ये सभी हमारी सीटेट इंपॉर्टेंट क्लासेज हैं, सीटेट यूपी टेट के लिए। तो जो लोग इसको तैयारी करना चाहते हैं तो तैयारी कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, 10 यूनिट 10 क्या लिखा है, 10 इकाई 10 दहाई 10,000 10,000 के बराबर है। देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने दिया हुआ है, ठीक है। सभी को पता हुआ है, सभी को पता होता है इकाई में 1, दहाई में 10, सैकड़ा में 100 और हज़ार में 3 जीरो होते हैं। किसी कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होनी चाहिए, ठीक है। तो बस इसी फंडे में हम काम करेंगे। अब देखो क्या लिखा हुआ है, 10 इकाई, इकाई में 1, कोई दिक्कत नहीं, 10 दहाई, फिर हमने क्या लिख दिया, 10 दहाई में 1 जीरो बढ़ा दिया, प्लस 10,000, तो 10 लिख दिया, हज़ार में कितने जीरो बढ़ते हैं, 1 2 3, यही तो होता है ना। चलो भैया इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो। देखो अब यहाँ पर ये क्रम से नहीं लिखा हुआ है जोड़ने के लिए, यहाँ पर 10 और फिर यहाँ पर 100, ठीक है। इसको जोड़ो, 0 1 1 0 1, ये आंसर होगा। है कोई आंसर, बिल्कुल सही, सी आंसर, सी आंसर इज द करेक्ट आंसर, ठीक। अब इसको क्या 3 जोड़ दोगे, यहाँ पर ये वाला ऐसे थोड़ा जोड़ा जाता है, ठीक, क्योंकि यहाँ पर दिन आ जाएगा। ये ऐसे क्रम से इकाई दहाई से जोड़ते हैं, लेकिन ये चीज़ मैं समझाने के यहाँ पर लिए पर्पज से आपको लिखा था, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गया 9 नंबर। अच्छा अब तो ये तो आपको बता देना चाहिए, किसी को कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताइए, ठीक है। चलो ये सेकंड नहीं है, या सैकड़ा लिखना चाहिए, यहाँ पर सेकंड लिख दिया, ठीक है। चलो 11 इकाइयाँ, चलो ये मैं ही बता देता हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं सर आप ही बताओ, 11 इकाई के आगे कुछ नहीं होता। फिर लिखा 11 दहाइयाँ, ठीक है, 1 जीरो लगा दिया, फिर 11 दहाइयाँ लिख दिया, क्योंकि दहाई में 1 जीरो होता है। 10 सैकड़ा, सैकड़ा में कितने जीरो होते हैं, 2 जीरो, 1 जीरो 2 जीरो फिर 11, ये भैया जोड़ दो, 1 1 1 1, कितना है कोई ऑप्शन, अरे यार 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, हम जोड़ा भी गलत है ना, 1 1 2 1 1 2, 12 21 है होगा ना। हाँ डी आंसर इज द करेक्ट आंसर, ये वाला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, किसको दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी। आशा करते हैं बहुत अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ा, वेरी गुड, वेल डन क्लासेस। कितनी जल्दी से क्वेश्चन आपको पूरे फार्मूले कराए, पूरे क्लासेस कराए, और समझ में ही आशा करते हैं आ रहा होगा, ठीक है। अब हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए ये क्वेश्चन लिखा है, 12 इकाई प्लस 12,000 प्लस इतना है दहाई है तो रिक्त स्थान। भैया ये क्वेश्चन तो मैं नहीं बताने वाला, ये को आपको लोगों को बताना ही पड़ेगा, ठीक है। ये आपका SW के लिए, ये क्वेश्चन हमने SW के लिए दे दिया आपको, इसको आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। दहाई तो इसके स्थान पर क्या लिखा है, यदि 30,028 इकाई प्लस दहाई तो क्या कह रहा है, इसके स्थान पर संख्या होगी। चलो ये मैं बता देता हूँ, ठीक है, ये मैं बता देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नहीं तो कहेंगे सर आप सारे क्वेश्चन ही छोड़े दे रहे हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे पढ़ते हैं, लिखा है पहले इधर वाला बराबर 28 इकाई,
तो हमने यहाँ पर जोड़ लिया 28। फिर क्या लिखा 28,000, तो 1000 में कितने जीरो होते हैं बेटा, 3 जीरो होते हैं, ये हमने 28,000 लिख दिया। फिर क्या कह रहा है कि प्लस इतना दहाई, ठीक है, तो इसको हमने जोड़ लिया, तो इसका हमारा जोड़ हो गया 28 और 28 हो गया, ये जीरो हो गया, इतना हो गया। और प्लस 10 दहाई लिखा हुआ है ना साइड में, इधर देखिए यहाँ पर ये देखिए 10 दहाई लिखा हुआ, तो यहाँ पर हम ये भी कर सकते हैं कि जो है दहाई में 1 जीरो, मतलब कि x इंटू 10 भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये चीज़ें हम कर सकते हैं। इधर हम घटा लेंगे इसको, ये आया प्लस का इधर घटा दो, ठीक है। अरे सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन के सवाल हैं, एक प्रकार समझ लो। तो अगर हम इसको घटा लें 30,000 28 में और 28,028 घटा देंगे बेटा, तो हमारा बचेगा 0 0 0, यहाँ पर बचेगा 2 और यहाँ पर बचेगा 10, x बचा था ना बराबर में, क्योंकि प्लस में रह जाएगा, 1 0 से 0 कटा, 200 है कोई आंसर, करेक्ट आंसर 20 तक करेक्ट आंसर, ठीक है। सिंपल तरीके से, ये भी वैसे ही जैसे मैंने आपको पिछला सवाल कराया है, सेम वैसे ही सवाल था। आपको 11 क्वेश्चंस की ओर बढ़ चुके हैं। चलिए बहुत स्पीड के साथ मैं रिवीजन करवा रहा हूँ आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस नंबर आपके हैं 11,1111। अरे ये तो सवाल कई बार पूछ लिया गया है आपके एग्जाम्स में। लिखा है कि 11,000, चलो भैया लिख लो 11, 1 मिनट पेन कम चल रहा है मेरा, यहाँ पर 11,000 लिख दिया, ये 11,000। फिर लिखा 1100, फिर लिख दो 1100। फिर क्या लिखा 1111, फिर 11, 1 1 1 1 2 1, ये है कोई 12, 4 टाइम्स 1। अरे 4 टाइम्स 1 कहाँ से हो गया, ये एक एक्स्ट्रा हमने बढ़ा दिया है, ये बनेगा जाकर के कितना 12 ट्रिपल टाइम्स 1। ये ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए 11,1111 लिखिए, जोड़ दीजिए तो यही वाला मिल जाएगा। किसी को दिक्कत है, अगर कोई दिक्कत है आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब पेन का कलर थोड़ा सा चेंज कर लिया जाए, ये वाला डन करते हैं, ठीक है। चलो ओके चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। हाँ, ये लिखा है हिंदू आरबी संख्यांकन पद्धति में 4 अंक वाली कितनी संख्याएं होंगी। क्या हिंदू आरबी संख्यांकन पद्धति में 4 अंक वाली कितनी, अच्छा पूछा 4 अंकों की संख्या, अच्छा ध्यान दो बेटा। यहाँ से अगर हम 1 से स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है, यहाँ से पिन ट्रबल है, यहाँ से बेटा अगर हम 1 से स्टार्टिंग करते हैं, 1 मिनट बेटा 1 मिनट, यहाँ से अगर हम 1 से स्टार्टिंग करते हैं तो यहाँ से 1 से, यार तो पहले तो बड़ा डाउन हो गया, ब्रश 1 पे आ गया, ये इतना होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से अगर हम 1 से स्टार्टिंग करते हैं तो 1 से चलने के बाद कितना होता है 999 यहाँ तक पहुँचे। उसके बाद फिर यहाँ से कितना हो जाता है 1000, ठीक। फिर यहाँ से दे करके 9999 इतना होता है। अब अगर ध्यान दो बेटा कि अगर हम इतनी में इतनी संख्या घटा दें तो इतना योग आ जाएगा, तो उसमें हम घटा देते हैं कितने 999 घटा देते तो 0009। ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नहीं समझ में फिर से समझिए। 1 से लेकर के 999 तक इतनी संख्याएं, 999 के बाद 1000, फिर 1000 से लेकर के 9999 तक लिखा मैंने संख्याएं। अब हमसे पूछा 4 अंकों की कुल कितना संख्या है, तो अगर हमें 9999 में 999 संख्याएं घटा देंगे, ये वाली संख्या इतनी अगर हम घटा दें तो सिंपल सी बात है 4 अंकों की टोटल संख्या निकल आएंगे, घटा के निकाल लीजिए। क्लियर है, वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों, समझ में आ गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 14, सन्निकट मान का 1000वां मान होगा। तो इसमें से देखिए कितना अच्छा सा क्वेश्चन आपको मिला है। कह रहा है कि 49,000, ठीक, 49,532। देखो इसमें से 41,000 होगा नहीं, ऑप्शन सी तो पहले ही गलत है क्योंकि इतने दूर हो ही नहीं सकता। फिर आगे बढ़ते हैं 49,000, दूसरा ऑप्शन कौन सा है 49,500, और तीसरा ऑप्शन कौन सा है, और तीसरा ऑप्शन है हमारे पास 5,000, ठीक।
यही है, 41,000 तो होगा नहीं। तो सबसे पहले हम ध्यान देते हैं कि 49,532, तो 49,532 ये देखो, ये वाला सबसे मान निकट किसके पास पड़ रहा है, ये तो हमारा सैकड़ों के पास पड़ रहा है, तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल होगा नहीं। अब आते हैं, देखो यहाँ पर 49,532 पड़ रहा है, तो यहाँ पर इसका अंतर कितना हो जाएगा, अगर हम इसके ऑप्शन की बात करें तो इसका अंतर कितना हो जाएगा, 49,000 से इतना अंतर कितना हो जाएगा, इसका अंतर पड़ जाएगा तुम्हारा 532 हो जाएगा इसका आंसर। और अगर हम इसमें 5,000 में करें तो इसका कितना हो जाएगा, 468, है ना, 468, 468। तो इसके अंतर में हज़ारों में मान को सबसे निकट कौन सा होगा, 468 वाला, तो 5,000 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं समझ में आया तो एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए, फिर से बताएं हम। अच्छा कह रहे फिर से बता दीजिए। चलिए देखिए 49,532 लिखा हुआ बेटा, 41,000 तो बहुत दूर हो गया। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी बचा। ऑप्शन बी लिखा है 49,000, ये लिख दिया 49,000। ऑप्शन यहाँ पर हमने लिख दिया 49,500 का आंसर, और यहाँ पर लिख दिया 50,000। ठीक है, अब 49,500 देखिए तो ये सबसे नज़दीक है, लेकिन ये सबसे नज़दीक में यहाँ पर जो 32 का अंतर आ रहा है, ये कौन सा, सैकड़वें के मान के निकट आ रहा है, हज़ारवें के मान के निकट नहीं आ रहा है। अब 49,000, तो इसको तो ऑप्शन गलत कर दो। ठीक है, ऑप्शन से लगेगा ये सवाल। अब इसके बाद 49,000 और 5,000, दो ऑप्शन बचे हुए हैं, तो बेटा 49,000 और 49,532 में जो सवाल पूछा गया उसका अंतर निकालो, कितना आया, 534 आ रहा। उसमें 50,000 का अंतर निकालेंगे 468, तो करें निकट मान, मतलब जो सबसे ज़्यादा निकट है, तो जिसके निकट अंतर कौन सा कम हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर वही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अच्छा, मैं अगर ये नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर से बताता हूँ। जैसे एक ये है, यहाँ पर एक आदमी ए है, और यहाँ पर जो है 10 लिखा हुआ है, ठीक, यहाँ पर 100 लिखा हुआ है थोड़ी देर के लिए, ठीक, और यहाँ पर 10, यहाँ पर 20, यहाँ पर 30, यहाँ पर 40, 10 करके यहाँ पर 50, और ये आदमी को हमने यहाँ पर मान लेते हैं कि आदमी 20 पर है, ठीक, थोड़ी देर के लिए मान लें। तो आदमी सबसे निकट किसके पास होगा, 100 के कि 10 के, तो हम लोग तो कहेंगे 10 के सबसे निकट होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इतनी दूरी चल रहा है, यहाँ पर इतनी दूरी चल रहा है, तो बस वही अंतर है। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर, रोमन संख्या को हिंदू अरबी संख्या में लिखिए। अरे वाह, MDCL। अच्छा चलिए भाई, MDCL को हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, MDCL को हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, किसी को दिक्कत तो आपने रोमन संख्याएं तो घर पर पढ़ी ही होंगी। ठीक है, अच्छा कौन कौन रोमन संख्याएं घर पर नहीं पढ़ा हुआ है, ज़रा सा कमेंट सेक्शन में बताइए हमें। ठीक, सबसे पहले बेटा ध्यान दो, हम लोग V को कितना पढ़ते हैं, 1 मिनट बेटा, हम लोग V को कितना पढ़ते हैं, 5 पढ़ते हैं, किसी को दिक्कत। ठीक है, X को हम लोग कितना पढ़ते हैं, 10। अब सबके घर में LCD तो होगी, LCD, L को हम लोग कितना पढ़ते हैं, 50 पढ़ते हैं। C को हम लोग कितना पढ़ते हैं, 100 पढ़ते हैं। और D को हम लोग कितना पढ़ते हैं, 500 पढ़ते हैं। इसके बाद मैक्सिमम वैल्यू M को हम कितना पढ़ते हैं, 1000 पढ़ते हैं। ठीक, तो अब इसका ये तो सभी को याद हो गया, V को 5, X को 10, L को 50, LCD आप याद करिए, L को 50, C का 100 और D का 500, और M का कितना पढ़ते हैं, 1000। ठीक है, तो बेटा ये हो गया। अब रोमन संख्या MDCL को हिंदू अरबी संख्या में लिखिए, मतलब ऊपर लिखा है MDCL, M का मान कितना बेटा, 1000, ऊपर जिसका मान पूछा है। D का मान कितना होगा, 100। C का मान पूछा है, C कितना, CL लिखा ना, तो ऊपर देखो रोमन संख्या MDCL, C का मान बेटा कितना है, 100, सॉरी D का मान कितना है, 100, और C का मान, 1 मिनट, D का मान है हमारा 500, सही, इसमें गलत लिख दिया ना, हाँ D का मान है मेरा 500। ठीक है, चलो 500 भी लिख दो। अच्छा, D का मान 500 हो गया, C का मान, और L का मान कितना हो गया, 50। जोड़ दो बेटा जल्दी से, 5 एक कितना हुआ, 6, 1 मिनट, सही हो गया, 1000, 1100, 1600, 1650, 1650 बेटा आंसर है, सबको जोड़ के निकालो, 1650 आंसर, हाँ है बिल्कुल, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, ऑप्शन C है 1650 का, तो C आंसर इज द करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए। अरे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए। अच्छा, इनमें से छांटिए, सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 10,368, 10,000, देखो आप सी सबको दिख रहा है, 10,380। इसमें तो कुछ बताने की आवश्यकता ही नहीं है। कौन सा है, 10,368, ध्यान दीजिए। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इतने छोटे छोटे सवाल आ जाते हैं, क्या बताइए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 12 के प्रथम 5 गुणज का योग क्या है, 196, 168,
192 या डी नंबर 180। तो सिंपल सा तरीका से 180। हाउ टू, कैसे, बच्चे पूछ रहे हैं कैसे सर इतनी जल्दी। देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता हुआ होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आप ऐसा साधारण तरीके से अगर आप करते होंगे तो ऐसे करते होंगे। हम आपको दोनों विधियाँ बताते हैं। 12 12 प्रथम 5 गुणा 12 दूना 24, 12 को 12 जो बात है 36 बच्चों 48, 12 5 60 हैं। इनको जोड़ोगे तो 180 आ जाएगा। क्लियर है। अब यही चीज़ दूसरे तरीके से ऐसे भी निकाल सकते हो कि 12 24 प्रथम 5 गुणज ये हो गए और 20 का गुणज कितना हो जाएगा 36, 36 हुआ। अब 36 को 5 से गुणज करा, एवरेज को 5 से गुणज करा तो 36 5 180, 180 ऐसे निकाल भी सकते हो। तो ऐसे निकाल दो, जो बीच वाला पद हो उसको जितनी भी संख्या गुणज पूछे उससे गुणा करवा दो। समझ में आ रहा है ना? नहीं है समझ में आ रहा, बताइए। एक ये फार्मूला पढ़ा नहीं, एस मतलब सम बराबर क्या होता है एन ए, एन इंटू ए। सम मतलब योग क्या है, एन नंबर ए एवरेज। एवरेज को अगर उतनी संख्या से गुणा करा दिया जाए, एवरेज कितना है इसका 36। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन के सामने। चलो इस श्रृंखला का 31वां पद याद कीजिए। अरे वाह, इस श्रृंखला, अच्छा इस श्रृंखला तो कोई दी नहीं हुई है। तो चलो ये श्रृंखला को मैं बना देता हूँ। ये श्रृंखला ऐसे है 3 6 9 डैश डैश करके 31वां पद। इसको आप हम AP सीरीज कह सकते हैं, समांतर श्रेणी। ठीक, समांतर श्रेणी भी कह सकते हैं इसको। समांतर श्रेणी बननी है तो आप समांतर श्रेणी में हम दोनों तरीके से यहाँ पर आपको बता देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पूछा है, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पर सीरीज आपकी ये नहीं है। सीरीज आपकी यहाँ 6 से स्टार्ट है। ठीक है, मैं यहाँ पर बुक से क्वेश्चन बनाया तो 6 से स्टार्ट पूछ रहा है 31वां पद। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं। आपको एक, आपने अगर समांतर श्रेणी पढ़ी होगी तो आपको एक फार्मूला पता होगा, TN बराबर A प्लस n-1 इंटू डी होता है। ए प्रथम पद 6 होता है प्लस n का मान कितना होता है n मतलब होता है जितने पद पूछे 31 माइनस का 1 इंटू डी मतलब होता है अंतर, दो पदों का अंतर। तो 9 में 6 का कितना हुआ 30, तो 6 प्लस ये कितना हुआ 30 इंटू 3, 31 में गया 30 इंटू 3, 90 6 96, तो 96 आंसर आपका सही है। अच्छा दूसरा तरीका हम आपको और बता देते हैं। सीरीज थी हमारी 6 9 12 डैश करके 31वां पद पूछा था। इसके आगे देखो हम अगर इस तरह से अंतर करें तो हमको पता है कि इस सीरीज़ का कौन सा पद स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, 3 से हुई थी और 31वां पद पूछा था। तो 31 का इससे गुणा करा दो तो कितना हो जाएगा 3 के 3 3 तरह का 93 हुआ। लेकिन पहला पद इसमें नहीं पूछा था, अगला पद पूछा था तो इसका अगले वाला पद कितना हो जाएगा 96। आप ऐसे भी लगा सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, पहले n प्राकृतिक संख्याओं का योग इतना है। यदि पहले n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है 496 है, तो क्या कह रहा है, यदि पहले n प्राकृतिक संख्याओं का योग 496 है। अच्छा ठीक है, तो मतलब पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी संख्याएं होगी। ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन थोड़ा सा हो गया। तो पहले n प्राकृतिक संख्याओं का सबको फार्मूला यहाँ पर पता है कि क्या होता है n टाइम्स n प्लस 1/2 बराबर कितना होता है 400 996। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का अंकों का योग ये होता है। अब n का मान पूछा होगा। ठीक है, तो बेटा n टाइम्स n प्लस 1 बराबर इसका 2 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 96 400। अरे यार सिंपल से, इसमें 500 में 4 कम है, देखो 496 500 में 4 कम है, 1000 में 8 कम, इसका मतलब होता हो जाएगा 992, 8 कम हो जाएगा 992 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बेटा 992 आया। अब यहाँ पर आपको पता है कि n और n टाइम्स दो ऐसी क्रमागत संख्या हैं जिनका गुणनखंड अगर हम करें तो उनका गुणनखंड कितना होना चाहिए 992। तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन से लगाते हो। अगर हम ऑप्शन ए और सी को ले लेते हैं, 30 और 31 से करते हैं तो इसका तो गुणा कितना हो जाएगा, इसको तो होएगा ही नहीं, 0 हो जाएगा। 3 3 3 9, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, ये तो बिल्कुल नहीं यहाँ पर होगा, इसको हम यहाँ पर रफ कर देते हैं। दूसरा ले लेते हैं, दूसरा मैं ऑप्शन ले लेता हूँ 31 और 32। ऑप्शन से लगा लो, पता ही चल जाएगा। 31 और 32 क्या इसका गुणनखंड होगा 2, 3 दूनी 6 इंटू 3 तरह 3 के 3 3 तरह 9, कितना हो गया 2 6 3 9, 1 मिनट। ठीक, और कितना हो जाएगा 992। वेरी गुड। तो ऑप्शन हो गया आपका 31 और 32। पहली संख्या n 31 और 32, तो पहली संख्या पूछी है तो पहली संख्या कौन सी हो जाएगी 31 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ते हो। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। ठीक है, ये कौन सा है,
2 अंकों की संख्या का योग जोड़ है और अंतर 3 है। ठीक, तो 2 अंकों की संख्या कौन सी? ये तो ऑप्शन से लगा लो। कह रहा 2 संख्याओं के अंकों का जोड़ 15 है और अंकों का अंतर 3 है, तो वह 2 अंकों की संख्या कौन सी हुई? 9 6 15 अंतर 3, 9 6 15 अंतर 3। इसमें तो दोनों ऑप्शन सही हो रहे हैं, इसमें से दोनों ऑप्शन सही हो रहे हैं। देखो, ये ऑप्शन भी और ये ऑप्शन भी, ऑप्शन सी भी, ऑप्शन सी भी, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों सही हो रहे हैं, इसलिए इसको हम कह सकते हैं नन ऑफ दीज। आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ें। चलिए, ये क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर, ये क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर आपके HW के लिए है। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर आपके HW के लिए है। चलो ठीक, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, नमस्कार। कैसी लगी आप लोगों को क्लास और कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।